good morning to all of you guys. So first of all, I want to wish all of you a Merry Christmas. Okay guys. So उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपना प्रिपरेशंस को चला रहे हो। So दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग बात करेंगे आइसोमरिज्म के ऊपर और दोस्तों बात करेंगे क्या एल्कीन का आइसोमरिज्म। ठीक है, तो चेन और ज्योमेट्रिकल यानी कि स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल इन दोनों टॉपिक के ऊपर हम लोग अभी जो डिस्कशन है अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों क्या करना है, एक बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस के साथ वीडियो को देखो एकदम शुरू से लेके अंत तक, जिसमें हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करेंगे। तो देखो दोस्तों क्या है कि एल्कीन, तो बात समझ में आ रहा है आप लोगों को किस चीज का बात हो रहा है भाई, आइसोमरिज्म के ऊपर। तो आप लोग प्यारा साइडिंग लगा लो, आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो आप देखो दोस्तों बात कर रहे हैं एल्कीन की, तो ऑब्वियसली एल्कीन लिखेंगे, सबसे छोटा सा प्यारा सा एल्कीन हम लोग लिख लिया इथिलीन। ये देखो एक एल्कीन है सिस्टम। अब ये सबसे छोटा स्टेबल एल्कीन के फैमिली में आता है। फर्स्ट मेंबर स्टेबल की बात करें तो ये होगा, या तो आप मिथिन भी बोल सकते हो, तो लेकिन मिथिन जो होता है दोस्तों वो स्टेबल नहीं होता, इसलिए पहला फर्स्ट स्टेबल मेंबर की अगर बात करें तो ये इथिन होगा। अब देखो इसके ऊपर क्या चर्चा करेंगे भाई, इसमें एक ये जो डबल बॉन्ड है ये एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है, जिसमें दोस्तों एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, ये आप लोगों को ध्यान होगा। अब देखो जैसे कि ये डबल बॉन्ड है, ये क्या है, एक डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड आप लोग रोटेट नहीं कर सकते हो, यानी कि दोस्तों अगर हम लोग चाहे तो इसको अगर रोटेट करने की प्रयास करें तो ये टूट जाएंगे। ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, क्या है ना, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो दोस्तों रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और इसके वजह से क्या हो रहा है यहां पर, ये दोनों आइसोमरिज्म दिखाएंगे, दोनों टाइप ऑफ आइसोमरिज्म दिखाएंगे। एक तो आपका क्या होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल दोस्तों स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म दिखाएंगे ये लोग, और साथियों मेरे भाई ये लोग जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी दिखाएंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो दोस्तों जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन सा सिस्टम होने पे ये लोग शो करते हैं ना, डेफिनेटली वहां पर डबल बॉन्ड यानी कि अनसैचुरेटेड सिस्टम होना चाहिए, डबल बॉन्ड सिस्टम होना चाहिए, तब जाके ये लोग जियोमेट्रिकल सिस्टम जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। बात समझ में आ रहा है। और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म तो नॉर्मली शो करते हैं ये लोग। तो दोनों टाइप ऑफ आइसोमरिज्म के ऊपर हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम लोग फोकस करेंगे स्ट्रक्चरल, जहां पर दोस्तों हम लोग चेन और पोजीशन दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे। ये चेन के ऊपर चर्चा होंगे और पोजीशन के ऊपर जो है पूरा फोकस रहेगा। क्लियर हो रहा है बात आप लोगों को। अब आप लोगों को क्या करना है कि एक मॉलिक्यूल लेना है। चलो देखो, अगर मान के चलो दोस्तों हम ये वाला लिए, तो ये तो एक ही है ना भाई, इसको और अलग तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो दैट्स फाइनल। ये C2H4 इसको हम लोग एक ही टाइप ऑफ वे में लिख सकते हैं, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, बस खत्म। ओके, ये एक ही तरीके से इसको क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और दूसरा तरीका नहीं है। हम चाहे तो इसको अलग तरीके से नहीं लिख सकते, क्योंकि दो डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड फिक्स्ड है, बस एक ही तरीका है। अब अगर हम लोग आगे बढ़े और C3H6 के ऊपर अगर चर्चा करें, यानी कि दोस्तों ये लोग का जनरल फार्मूला CnH2n होता है ना, इसी हिसाब से हम लोग लिख रहे हैं। तो देखो 3 कार्बन अगर रहेंगे तो उसमें भी दोस्तों एक ही तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बस एक ही तरीका है लिखने का। और आप लोग इसको चाहे तो कैसे भी लिखो, एक ही चीज आएंगे। तो इन दोनों में तो ये वाला स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म नहीं शो करेंगे, ये तो फिक्स्ड है यहाँ पर। अब बात करेंगे दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, तो C4H8 में अगर आएंगे तो क्या होगा, देखो इसमें बहुत सारे वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आ सकता है, बहुत सारा तरीका आ सकता है, आप मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो पहला जो है दोस्तों, पहला ये ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं बताओ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन हो गया ऐसे। अब देखो डबल बॉन्ड लगाना है तो हम ना यहां पर लगा दिए, और एक सिस्टम लिखो 1 2 3 4। अब देखो डबल बॉन्ड लगाना है तो दोस्तों यहां लगा सकते हो आप लोग, तो 2 वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। और एक तरीका है दोस्तों, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और यहां एक कार्बन लिख दो और आप लोग यहां डबल बॉन्ड लगा दो। तो ये 3 वे में आप इसको क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो पूरा मॉलिक्यूल को, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है दोस्तों C4H8। बहुत समझ में आया। अब इसको क्या करना है ना, इसको हाइड्रोजन से सैचुरेटेड कर दो, तो ये हाइड्रोजन यहां पर आ गया, CH2 2 हाइड्रोजन लगेंगे ना, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन लगा दो, और यहां पर 1 हाइड्रोजन लगा दो। समझ में आ रहा है। और यहां दोस्तों 2 हाइड्रोजन लगेंगे, ऐसे ऊपर 1 नीचे 1, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेंगे, तो CH3 करके लिख देने से चलेगा। अब देखो यहाँ पर CH3 लगेगा दोस्तों, और यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, CH3। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी 2 कार्बन डबल बंद करके तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, और यहाँ दोस्तों CH3 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3।
अब देखो आप लोग काउंट करो कि सब में क्या सर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या सब में वैलिड हो रहा है, सब में आ रहा है। देखो दोस्तों यहां पर 1 2 3 4 कार्बन है और 3 2 5 6 और 2 8, तो ये तो हो रहा है, सब में हो रहा है। देखो यहां पर भी 3 3 6 3 3 6 2 8, तो सब में ये चीज आ रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इन लोगों का अलग अलग क्या है, स्ट्रक्चर है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर दोस्तों ये लोग क्या दिखाएंगे ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर दिखाएंगे। यहां से शुरुआत होंगे, C4H8 से शुरुआत होंगे इन लोगों का स्ट्रक्चरल आइसोमर, राइट। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म यहां से शुरुआत होंगे, ना तो ये C2H4 दिखाएंगे ना तो C3H6, लेकिन दोस्तों यहां से स्टार्ट होगा। ये चीज आप लोग को समझना होगा पहले। अब क्या क्या हो सकता है ये आप लोग देख लिए। अब देखो इसमें दो टाइप ऑफ आइसोमर होता है, एक होता है चेन आपका और एक होता है पोजीशन। तो हम लोग ना बात करेंगे यहां पर, इसको ना 1 नंबर आप लोग दे दो, इसको क्या करना है 1 नंबर दे दो, और इसको दोस्तों क्या करना है 2 नंबर दे दो, और इसको क्या करना है दोस्तों 3 नंबर लगा दो। अब देखो ना 1 के साथ 3 क्या है, 1 का जो आपका चेन दिख रहा है, क्या 3 का चेन थोड़ा अलग दिख रहा है, प्राइम स्टार है ना, तो ये 1 और 3 दोस्तों पेयर ऑफ क्या हो गया, ये पेयर ऑफ आपका चेन आइसोमर हो गया। तो अगर हम लोग बात करें चेन आइसोमर की, तो 1 और 3 का जो पेयर आएगा ये आपका क्या आएगा ना, चेन आइसोमर आएगा। चलो फिर से बात करते हैं, 2 और 3 की अगर बात करें तो 2 में देखो आपका एकदम लीनियर चेन है, और दोस्तों 3 में एक ब्रांच आ रहा है, तो 2 और 3 भी क्या हो जाएगा यहां पर, 2 और 3 भी क्या हो जाएगा दोस्तों ना, यहां पर चेन आइसोमरिज्म का पेयर बना लेगा। बात समझ में आ रहा है? अब दोस्तों क्या होगा, यहां पर बात करेंगे 1 और 2 में, तो यहां पर दोनों तो नॉर्मल है, एकदम स्ट्रेट चेन है एकदम, बट यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड, वो दोस्तों क्या है, एक में यहां पर आ रहा है 1 नंबर पोजीशन में, और दूसरा मामला जो है वहां पर 2 नंबर पोजीशन में जा रहा है। यानी कि ये 1 और 2 किस टाइप का आइसोमरिज्म दिखाएंगे, स्ट्रक्चरल ना, ये पोजीशन आइसोमरिज्म दिखाएंगे। तो ये पोजीशन आइसोमरिज्म कौन कौन दिखाएंगे, कौन सा पेयर ना, 1 और 2, ये पेयर जो है पोजीशन आइसोमरिज्म दिखाएंगे। ये क्लियर हो गया एकदम, ठीक है। तो आप लोगों से ये पूछेंगे कि C4H8 फार्मूला है और वो कितने टाइप ऑफ आइसोमर दिखाएंगे, तो आप लोग देख सकते हो यहां पर ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म ऐसे करके दिखाएंगे, और चेन और पोजीशन को अगर हम लोग देखेंगे तो चेन भी होंगे पोजीशन भी होंगे। जैसे 1 के साथ 3 का जो पेयर बन रहा है वो चेन आइसोमरिज्म हो रहा है, और 1 2 के साथ 3 का जो पेयर बन रहा है वो आपका क्या हो रहा है, चेन आइसोमरिज्म, और 1 के साथ 2 का जो बन रहा है आइसोमरिज्म वो है आपका पोजीशन आइसोमरिज्म। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आप लोगों का। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे और एक मॉलिक्यूल लेंगे, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कितने सारे जो है आप लोग ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ सही से दिख रहा है एकदम पूरा क्लियर, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम लोग दोस्तों बात करेंगे C5H10 इसका नेक्स्ट होमोलोगस अगर हम लोग लेंगे, तो वहां पर देखेंगे कितने सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो सीखना है भाई, देखो तरीका बता रहे हैं आप लोगों को, तो अच्छे तरीके से सीखो। तो ये नेक्स्ट होमोलोगस अगर हम लोग जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा C5H10, ठीक है। अब इसको आप लोग कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, देखो तो 5 कार्बन है, तो पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया। अब आप लोग डबल बॉन्ड यहां लगा दो, 2 नंबर में ये कर सकते हो 1 2 3 4 5, आप लोग डबल बॉन्ड यहां लगा दो, ठीक है। अब आप लोग ऐसे कर सकते हो 1 2 3 4, और यहां आप CH3 लगा दो, ठीक है, और उसके बाद डबल बॉन्ड यहां लगा दो, तो आपके पास 3 हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो 1 2 3 4, और आप लोग CH3 यहां लगाओ और डबल बॉन्ड तो यहां लगा दो, ठीक है। तो ये आपके पास 2 हो गया, टोटल 4 हो गया। और देखो और एक तरीका हो सकता है 1 2 3 4, और आप लोग यहां CH3 लगा दो, ओके। और डबल बॉन्ड कहां लगाना है बताओ अभी ना, डबल बॉन्ड हम लोग ना यहां पर लगा सकते हैं, ठीक है। चलो इसको ना पहले आप लोग ये कर दो, तो ये आपका CH2 हो गया, ये यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहां पर 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहां पर 2 हाइड्रोजन आएंगे, और यहां पर 3 हाइड्रोजन आएंगे, ये हो गया। उसके बाद यहां CH3 लगा दो, यहां H लगा दो, यहां H लगा दो, और यहां H2 लगा दो, और यहां लगा दो CH3, और यहां CH3 लगेगा, यहां पर 2 हाइड्रोजन ऐसे करके लगा दो, और यहां पर CH2 लगा दो, ठीक है। अब देखो इधर CH2 लगेगा, यहां पर आपका 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहां पर आपका 1 हाइड्रोजन लगेगा, और ये हो गया आपका CH3। तो 1 2 3 4 हो गया। अब और एक बनेगा दोस्तों, तो बताओ आप लोग क्या हो सकता है ये। तो देखो डबल बॉन्ड यहां लगा दिए ना हम लोग, तो डबल बॉन्ड अगर हम लोग यहां लगाएंगे तो ऐसे बनेगा। तो देखो तो CH3 हो गया, CH यहां पर 1 हाइड्रोजन लगा दो, यहां 1 हाइड्रोजन लगेगा, और यहां आपका एक ये CH2 बनेगा, ठीक है। अब इसका ना नाम लिखते, तो आप लोगों को पता होगा कि अलग अलग नाम अगर होंगे तो डेफिनेटली ये लोग अलग अलग आइसोमर है। चलो तो नाम बताओ इसका क्या होगा ना, 1 2 3 4 तक, यहां पर 1 2 3 4 5, तो ये क्या है आपका 5 कार्बन, तो पेंट 1 इन, ये क्या होगा आपका पेंट 1 इन
ये नाम होगा इसका। अब देखो इसका अगर बात करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 2 नंबर में है डबल बॉन्ड, तो पेंटुइन होगा इसका नाम, पेंटुइन। क्लियर हो गया। अब देखो इसका नाम क्या करेंगे, देखो यहां पर से स्टार्ट करो। डबल बॉन्ड जो है उसको पहले जहां से है उसमें नंबरिंग करना है, तो 1 2 3 4 और लंबा चेन देखना है दोस्तों। लंबा चेन जो है वो आपको देखना होगा। तो ऑब्वियसली बात करते हैं हम लोग, देखो 2 नंबर में एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है तो उसका जिक्र पहले होगा। तो 2 मिथाइल क्या हो जाएगा बताओ ना, ब्यूट 1 इन, राइट। 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ये इसका नामकरण हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे, देखो इधर डबल बॉन्ड है तो इसी हिसाब से हम लोग को जाना होगा। तो एक यहां पर लगेगा, 2 3 और 4। तो यहां पर देखो 3 नंबर में एक मिथाइल आ रहा है तो ऑब्वियसली बात करेंगे तो ये इसका नामकरण हो जाएगा दोस्तों 3 मिथाइल क्या होगा, ब्यूट 1 इन, राइट, ब्यूट 1 इन। तो ये सब अलग अलग नाम आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये लोग क्या है, अलग अलग आइसोमर है। अब देखो यहां पर क्या करेंगे तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद ये 4 हो गया। अब देखो यहां पर भी क्या हो रहा है ना, ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब ये दोनों सेम है। तो आपको थोड़ा क्या करना होगा, चेंज करना होगा यहां पर। तो आप लोग यहां पर हम लोग ये 4 बना लिए, और एक दोस्तों यहां पर हो सकता है 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन बना सकते हैं। तो ब्यूट 2 इन बना लो पहले, 1 2 3 4, ये डबल बॉन्ड यहां लगा दो। और 2 मिथाइल मतलब यहां पर आपका एक CH3 लगेगा, CH3 CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। तो देखो 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर हम लोग यहां पर लिख लिए। क्या, पेंट 1 इन, पेंट 2 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। तो ऐसे 5 आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। और भी अगर नंबर ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है, कार्बन की नंबर अगर दोस्तों ज्यादा बढ़ जाएंगे तो वो आप लोग और भी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है, तो आप लोगों को पूरा चीज अच्छे से समझाएंगे। कोई दिक्कत लेने का कोई आप लोगों का जो है टेंशन एकदम नहीं लेना है, सब अच्छे से हम लोग सीखेंगे। देखो तो इसको ना हटा देते सभी। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दोस्तों क्या होता है, देखो आपको एक रेस्ट्रिक्टेड डबल बॉन्ड होना चाहिए वहां पर, C डबल बॉन्ड C। अब एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाते हैं बहुत प्यार से। देखो यहां पर मान के चलो आपके पास CH3 है और यहां पर भी आपके पास CH3 है और यहां H है और यहां H है, यानी कि ये क्या है आपका ब्यूट 2 इन है। तो मेरे पास दोस्तों एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है ब्यूट 2 इन। ये बात समझ में आया। अब ब्यूट 2 इन को दोस्तों हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। तो पहले ऐसे लिखेंगे पहले, उसके बाद और एक तरीका है लिखने का, C डबल बॉन्ड C। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये CH3 को जैसे यहां लिखे ना तो यहां लिख दो, लेकिन उसका एकदम डायगोनली लिखना है यहां पर और ऐसे। तो देखो ये दोनों लिखने का तरीका अलग है कि नहीं बताओ। इसमें क्या है दोस्तों, डबल बॉन्ड जो है उसके ऊपर दोनों सेम ग्रुप वो लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 सेम ग्रुप्स और एटॉम्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। यहां पर क्या हो रहा है कि 2 ग्रुप सेम ग्रुप और एटॉम, ये क्या हो रहा है ना, लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड के एकदम सेम साइड में रह रहा है 2 एटॉम्स और ग्रुप ऑफ एटॉम्स, यानी कि 2 मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड के एकदम एक ही फेस में रह रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे कि ना 2 ग्रुप्स, 2 सेम ग्रुप्स और एटॉम्स, ये क्या कर रहे हैं ना, लाई opposite साइड ऑफ द डबल बॉन्ड तो 2 अपोजिट साइड में रह रही है। यहां पर एक CH3 है, यहां एक CH3 है, या तो आप हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हो, यहां एक हाइड्रोजन ऊपर और नीचे एक हाइड्रोजन। तो दोस्तों जहां पर 2 सिमिलर ग्रुप एक ही फेज में रह रहा है, डबल बॉन्ड के एकदम डबल बॉन्ड जो है वहां पर इस फेज में दोनों सेम ग्रुप रह रहा है, सेम साइड में डबल बॉन्ड के, तो उसको बोलेंगे दोस्तों सिस। क्या बोलेंगे, सिस। और जहां पर ये 2 ग्रुप्स सेम ग्रुप वो अपोजिट में रह रहा है डबल बॉन्ड का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस। ये बात समझ में आप लोगों को। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात बताएंगे आप लोगों को, जब भी नामकरण करना होगा यूपीसी तो सिस ट्रांस अगर मेंशन करना पड़ेगा तो आपको लिखना होगा हाँ ये सिस ब्यूट 2 इन है, मतलब ऊपर वाला जो लिखे सिस ब्यूट 2 इन है और नीचे का जो है वो ट्रांस ब्यूट 2 इन है। अब दोनों में बहुत सारे अंतर रहेंगे यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी के, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, पोलरिटी, सॉल्युबिलिटी, सारी चीज। तो हम लोग सिस के बारे में अगर बात करेंगे दोस्तों तो ये जो पोलर होता है, ये क्या होता है, सिस वाला पोलर होता है। कैसे पोलर होते हैं सर, देखो भाई ये देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, सब बताएंगे ध्यान से सुनो, सब बताएंगे, धैर्य रखो। तो sp2 जो है
ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। और दोस्तों ये जो आपका ये बॉन्ड मोमेंट इधर आएंगे और यहां का बॉन्ड मोमेंट इधर आएंगे, और नीचे की तरफ दोस्तों एक है पॉजिटिव, एक डाइपोल मोमेंट यहां पर रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों पोलर होने के कारण ये लोग का जो डाइपोल मोमेंट है 0.33 क्या होता है, डीवाई होता है। ये बात समझ में आप लोगों को। और पोलर होने के लिए दोस्तों क्या होता है, ये लोग ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं क्योंकि इन लोगों का वल्नरेबल सोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होता है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि सिस फॉर्म का दोस्तों जो सिस ब्यूट होता है, सिस ब्यूट जो होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होते हैं। बात समझ में आया। अब बात करेंगे आगे हम लोग, यहां पर देखो तो ये इस साइड आएंगे, इसका डाइपोल मोमेंट बॉन्ड मोमेंट इधर आएंगे और इसका इधर आएंगे, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट, तो म्यू बराबर एकदम 0 डिवाई के बराबर हो जाएंगे। तो ये लोग क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर। ये क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर। अब नॉन पोलर होंगे तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं होंगे, वैन डेर वाल्स फोर्स कम होंगे बहुत, तो इन लोग का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है तो वो क्या होता है भाई, कम होता है। तो ट्रांसब्यूट का बॉइलिंग पॉइंट सिस से कम होगा। ट्रांसब्यूट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लेस देन होगा दोस्तों, लेस देन सिस। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात कि सर अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट में आएंगे तो क्या होगा दोस्तों, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है क्या कि एक क्रिस्टल बन रहा है उसमें कितना अच्छे से पैकिंग हो पा रहा है। पैकिंग जितना अच्छे से हो पाएगा, यानी कि मॉलिक्यूल जितना सिमेट्रिक होगा उतना अच्छे से पैक होगा, वेल पैक्ड, कि वो क्रिस्टल में अच्छे तरीके से फीड हो पाएगा। अब जितना अच्छे तरीके से फीड हो पाएगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, अच्छे तरीके से पैकिंग हो पाएगा, वेल पैक्ड होंगे। तो उसको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या होना, एनर्जी रिक्वायरमेंट पड़ेगा। दैट्स व्हाई दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सिस फॉर्म में क्या होगा, दो मिथाइल एक साइड में है तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है, तो ये सिमेट्री नहीं रहेंगे, इसमें सिमेट्रिक लेस ऑफ सिमेट्री होगा, उसमें लैक ऑफ सिमेट्री होंगे, इसी वजह से क्रिस्टल में अच्छे से फीड नहीं हो पाता ये लोग। तो इससे जो क्रिस्टल बनेंगे, इससे जो सॉलिड बनेंगे वो उतना अच्छे से वेल पैक्ड नहीं होगा, तो कम हीट देने से वो लोग मेल्ट कर जाएंगे। बट यहां पर अगर आएंगे, दो मिथाइल ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस एब्सेंट है, ये लोग ज्यादा सिमेट्री है, ज्यादा सिमेट्रिक है, तो क्रिस्टल में अच्छे से फीड हो पाएगा। और फीड हो पाएगा दोस्तों तो क्या होगा, वहां पर पैकिंग बहुत बढ़िया होगा और ज्यादा से ज्यादा आपको हीट एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा उसको मेल्ट करने के लिए। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों ये ट्रांस जो आइसोमर होता है इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बात समझ में आ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट इन लोगों का ज्यादा होता है, जैसे कि इन लोगों का सिमेट्री मॉलिक्यूल है। तो कहां लिखे भाई, यहां लिख देते हैं, इसको थोड़ा इरेज करके। तो ट्रांस जो होता है, ट्रांस मॉलिक्यूल, ट्रांस जो ट्रांस होता है दोस्तों, ट्रांसफॉर्म, ये क्या होता है, सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक होता है और सिमेट्रिक होने से क्या होता है ना, वेल पैक्ड होते हैं क्रिस्टल में, राइट। यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छा होता है एंड दैट्स व्हाई दोस्तों क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर। ये बात यहां पर समझ लो। और यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब जो डबल बॉन्ड है ना, यहां पर ऐसे दो ग्रुप है, अगर सेम दिख में रहेंगे तो वो लोग एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो स्ट्रक्चर थोड़ा क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा और क्रिस्टल में अच्छे से पैक नहीं हो पाएगा। सो सीस में यही प्रॉब्लम है, इसी वजह से सीस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये कम होता है। ये कॉन्सेप्ट। और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है वो, ठीक है, पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जितना पोलर उतना अच्छा मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, वैन डेर वाल्स फोर्स ज्यादा, तो ऑब्वियसली वो लोग क्या करेंगे, लिक्विड से उसको अगर बॉयल करेंगे तो वहां पर ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा हीट का, वो आपका सीस में आ जाएंगे फिर। तो सीस और ट्रांसफॉर्म का ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सीस ट्रांस आप लोगों को समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप लोग सीस ट्रांस लिखने का तरीका आना चाहिए आप लोगों को, ऑब्वियसली आप लोगों को तो बता दिए कैसे लिखना है। दो सिमिलर ग्रुप को एक तरफ लिखना है, एक दिग में लिखोगे तो सीस होगा, और अगर ऑपोजिट में रहेंगे ऐसे डायगोनली तो ट्रांस होगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप लोग एक मॉलिक्यूल दे देंगे और बताना होगा कि हाँ ये सीस ट्रांस में लिख सकते कि नहीं लिख सकते, तो ऑब्वियसली बात है आप लोग अभी वो चीज बहुत आसान तरीके से कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखो आप लोग ये मॉलिक्यूल भी सीस ट्रांस में लिख सकते हो, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर सीएल है तो ये सीएल है यहाँ, तो आप बताओ ये क्या क्या फॉर्म है, बताओ क्या फॉर्म है, बताओ। अब देखो दो सीएल एक ही दिग में है, डबल बॉन्ड के एक ही पास में, तो ये सीस हो जाएगा। अब यहां पर देखो ये सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर सीएल है, यहां पर सीएल है, यहां पर एच है, यहां पर एच है, अब दोनों देखो एच और सीएल दोनों अपोजिट में है, तो ये ट्रांस हो जाएगा। यही तो है बात। अब बताना होगा आपको कि कहां पर जाएगा, ये कौन सा पोलर है, बताओ कौन सा पोलर है, बताओ। तो दोस्तों पोलर ये है, ज्यादा पोलर ये होंगे, ठीक है, ये आपका पोलरिटी इसका ज्यादा होगा क्योंकि सीस फॉर्म है तो पोलरिटी ज्यादा होंगे, यहां पर पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट रहेगा। बात समझ में आ रहा है। ये दोस्तों एल्कीन जो होता है ना, इन लोग का जो स्टेबिलिटी होता है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के ऊपर आधारित है। अगर हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे इन लोगों का स्टेबिलिटी, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डाटा अगर हम लोग के पास रहेंगे तो बता सकते हैं कि हाँ कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितना कम होता है उस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितना ज्यादा होगा, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितना ज्यादा होगा, क्या होगा, वो आपका स्टेबल होगा। तो सिस फॉर्म जो होता है उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन
ज्यादा रहेंगे। जैसे कि यहां पर बात कर सकते हैं सिस ब्यूटेन में, तो यहां पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वैल्यू इसका ज्यादा होगा, तो ये अनस्टेबल है। और ट्रांस में अगर बात करेंगे तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वैल्यू कम है, तो ये स्टेबल, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लोअर वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बस ये चीज समझ लो अच्छे से। तो नेक्स्ट दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्या बात कर रहे थे, कुछ ऐसा ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। कुछ ऐसा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। स्टेरिक हिंडन समझ में आया ना आप लोगों को। देखो दो ग्रुप जो है वो बल्कि ग्रुप, दो अगर एक साइड में रहेंगे तो वो रिपल्सन करेंगे इससे, तो अनस्टेबल हो जाएगा मॉलिक्यूल, तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे। और ट्रांस में क्या हो रहा है, दो अपोजिट दिख में आ रहे हैं, दो अपोजिट दिख में है तो वो रिपल्सन, वो स्टेरिक हिंडन वहां पर एब्सेंट है, तो वो स्टेबल हो जाएंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों वो जो होता है ना न्यूमैन प्रोजेक्शन, वो जो होता है ना सॉहर्स प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन टॉर्सनल स्ट्रेन, डायहेड्रल एंगल, स्टेगर्ड फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म, ये सारे के सारे चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें एक छोटा सा लेक्चर बनाएगा, आई विल अपलोड। सो दोस्तों वहां पर क्या करना है, आप लोगों को देख के सारा चीज कॉपी में लिखना होगा। एंड दोस्त हु आर वाचिंग दिस वीडियो, अगर दोस्तों न्यू हो आप लोग चैनल में, सो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड टेक केयर, बाय एवरीवन।